हेलो यूनिवर्स आर्मी, कैसे हो सब लोग। आई होप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी को मजबूत बनाए रखे होंगे। देखो, अपन ने पढ़ा क्या था आज। अपन पढ़ रहे थे, क्या पढ़ रहे थे? रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में, मानव जनन तंत्र के बारे में। क्या क्या पढ़ा था अपन ने, जो आपको याद है शायद, क्योंकि आप नोट्स बना रहे हो और आपको सब कुछ याद है। मैं ये आशा कर सकता हूँ क्योंकि ठीक ठाक पढ़ा रहा हूँ मैं। अच्छा भी नहीं पढ़ा रहा तो ठीक ठाक पढ़ा रहा हूँ। लेकिन एक टीचर तभी अच्छा हो सकता है जब उसके स्टूडेंट क्या है, मेहनत से पढ़ाई करे, तभी एक टीचर अच्छा बन सकता है। तो आप पढ़ाई कर रहे होंगे, ये मैं आशा कर सकता हूँ। अपन पढ़ रहे थे शुक्राणु जनन की क्रिया, वर्षण क्या होता है और क्यूपेक्स क्या होता है। आज एक उसी के संदर्भ में जो अपने टेस्टिस होता है, मैंने बताया था कि जो टेस्टिस है बच्चे में, वो स्क्रोटम में अगर स्थानांतरित नहीं होता है तो शल्य चिकित्सा के द्वारा या शल्य क्रिया के द्वारा वो टेस्टिस क्या करते हैं, स्क्रोटम में स्थानांतरित करते हैं। उसको क्या बोलते हैं, ऑर्क्यूपेक्सी। आज अपन पढ़ेंगे ऑर्किडेक्टोमी, इसके बारे में पढ़ेंगे, आगे जस्ट पढ़ लेंगे थोड़ी देर में। तो आज अपन पढ़ेंगे, प्रमुखतया से वो पढ़ेंगे शुक्राणु जनन की क्रिया। क्या पढ़ेंगे? शुक्र जनन की क्रिया, शुक्र जनन की क्रिया पढ़ेंगे आज अपन। शुक्र जनन की क्रिया को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ये भी आ सकता है, स्पर्मेटोजेनेसिस। क्या बोलते हैं? स्पर्मेटोजेनेसिस। क्या बोलते हैं? स्पर्मेटोजेनेसिस। शुक्राणु जनन की क्रिया बोल दो या स्पर्मेटोजेनेसिस बोल दो, बात यही है। मैंने आपको पहले भी बता रखा है शुक्राणु जनन की क्रिया कहाँ पे, सेल डिवीजन वाले चैप्टर में। अंड जनन की क्रिया बता रखी है, शुक्राणु जनन की क्रिया बता रखी है। हालांकि उससे तो मैं ज़्यादा बताऊंगा, लेकिन आपको इतना पता होगा, है ना। शुक्राणु जनन, शुक्राणु बनते कहाँ पे है, शुक्राणु बनते कहाँ पे हैं, ये आपके जो प्रीवियस जो नॉलेज है उसके आधार पर बता रहा हूँ। कहाँ पे बनते हैं, जो अपन ने पढ़ा था कहाँ पे, वर्षण की जो शुक्र जनन नलिका है, वर्षण की शुक्र जनन नलिका के भीतर या नलिकाओं के भीतर, नलिका के भीतर क्या बनते हैं, शुक्राणु बनते हैं। अब ये मेरे से कोई क्वेश्चन करे शुक्र जनन नलिका कितनी होती है, तो मैंने बताया था कि एक अपने पास में क्या हो रहा था, अपने पास में क्या था, एक वर्षण था और वर्षण में ये पालियां कितनी थी, ये पालियां कितनी थी, 200 से 250 पालियां थी ना। जो इस रचनात्मक इकाई थी किसकी, टेस्टिस की, इसमें मैंने 2 से 3 संरचना बताई थी किसकी, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स की, यानी शुक्र जनन नलिका की। तो इसको गुणा कर लेना और आ जाएगा आराम से, है ना। तो ये आपको अगर कोई क्वेश्चन बनता है तो पढ़ाई हुई में से ही आएगा, बाहर से कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। तो वर्षण जो शुक्राणु जनन की क्रिया कहाँ पे होगी, वर्षण में जो पाई जाती है कौन सी, शुक्र जनन नलिका, उनमें क्या होगी, उनके भीतर शुक्राणु का निर्माण होगा। वहां पे सटोली कोशिका होगी, लैटिक कोशिका होगी। इनके बारे में आपको मैंने बता रखा है। सटोली कोशिका क्या करती है, शुक्राणु होते हैं उनको पोषण प्रदान करती है। वो कौन करती है, सटोली कोशिका। लैटिक कोशिका के बारे में भी मैंने आपको बता रखा है। ये जो शुक्राणु जनन की क्रिया है वो प्रारंभ कब होती है, वो होती है लैंगिक परिपक्वता या लैंगिक परिपक्वन आने पर यह क्रिया प्रारंभ होती है। आने पर क्रिया क्या होती है, प्रारंभ। यह आपको पता है। होती कौन सी कोशिका में है, जो नर जनन कोशिका है, नर जनन कोशिका है। और यह होती कौन सी कोशिका है, द्विगुणित कोशिका है, ये 2n कोशिका है। मैंने आपको बता रखा है कि इसमें सेल डिवीजन वाले में दो द्विगुणित और अगुणित के बारे में मैंने आपको विस्तार से पढ़ा रखा है। अगर प्रॉब्लम आ रही तो वो चैप्टर पहले देखे, है ना। तो नर जनन कोशिका में क्या होती है, शुक्राणु जनन बनती है किससे, नर जनन कोशिका से। प्रारंभ क्रिया कब होती है, जब लैंगिक परिपक्व आ जाता है तब। और जो वृषण की जो शुक्र जनन नलिका है उनके भीतर शुक्राणु या स्पर्मेटोजेनेसिस की क्रिया क्या होती है, प्रारंभ होती है। एक देखो अपने पास में आता है क्या कि वृषण अपने वर्षण को शल्य
शल्य क्रिया द्वारा यानी चिकित्सा के द्वारा या मेडिकल फील्ड के द्वारा यानी सर्जरी के द्वारा शल्य क्रिया द्वारा वृषण को शल्य क्रिया द्वारा हटाया जा सकता है, हटाया जा सकता है। मैंने बताया था क्या, पहले बताया था मैंने क्या, ऑर्कियोपेक्सी। ऑर्कियोपेक्सी में क्या थी, ये इंग्वाइनल कैनाल थी जो कि अधर भाग से जुड़ी हुई थी, और ये क्या था, स्क्रोटम, और यहाँ से क्या बन रहा था, इंग्वाइनल कैनाल के द्वारा ये क्या आ रहा था, क्या आ रहा था भाई, वर्षण आ रहा था किसमें, स्क्रोटम में। इस क्रिया को अगर ये नहीं आ पाता तो शल्य क्रिया के द्वारा ये क्रिया होगी, तो इसको क्या बोलते हैं, अब बोल रहे थे ऑर्कियोपेक्सी। वर्षण को शल्य क्रिया के द्वारा हटाया भी जा सकता है, ऑपरेशन के द्वारा हटाया जा सकता है। तो इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, इस प्रक्रिया को अपन क्या बोलते हैं, ऑर्किडिक्टोमी, डिक्टोमी, ऑर्किडिक्टोमी क्या बोलते हैं, ऑर्किडिक्टोमी। यहाँ पे लिख देता हूँ ऑर्किडेक्टोमी या डिक्टोमी, डेक्टोमी मतलब अगर हिंदी की बात करें ऑर्किडेक्टोमी को बोलते हैं नरबंधेता, क्या बोलते हैं, नरबंधेता। मतलब अगर अपन वर्षाणु को ही हटा देंगे, किसको, टेस्टिस को हटा देंगे, टेस्टिस को हटाने के बाद में शुक्राणु जनन की क्रिया नहीं होगी, और शुक्राणु जनन की क्रिया या स्पर्मेटोजेनेसिस की क्रिया नहीं होगी, तो उस मनुष्य में या उस मानव में, उस नर में क्या नहीं बनेंगे, शुक्राणु नहीं बनेंगे, और शुक्राणु नहीं बनेंगे तो वो क्या हो जाएगा, बंधे हो जाएगा। और इस क्रिया को अपन किस में, शल्य क्रिया के द्वारा ही यह क्रिया कर सकते हैं, जिसको क्या बोलते हैं, आर्कियोडेक्टेमी। क्या बोलते हैं, आर्कियोडेक्टेमी। ये आपको पहले समझ में आ गया था, और ये अब मैंने आपको बता दिया था, ये क्वेश्चन बन सकता है आर्कियोडेक्टेमी वाला, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है ना, ऑर्कियोडेक्टेमी। इतना आपको समझ में आ गया। जनन की क्रिया बता रहा हूँ, शुक्राणु जनन की क्रिया में क्या होगा, पहले क्या होगी, नर जनन कोशिका होगी, कहाँ पे, शुक्र जनन नलिकाओं में, तो नर जनन कोशिका होगी, और ये कहाँ पे होगी भाई, नर जनन कोशिका 2n होगी, द्विगुणित होगी। आपको इससे संबंधित कहानी भी बताऊंगा, जो कि एक एग्जाम्पल आया हुआ है हूबहू, जो मैं पढ़ा रहा हूँ ना यहाँ से। ये मैंने कोचिंग में, जब मैंने कोचिंग की थी ना, तो वहाँ पे मैंने एक मैडम को पूछा था कि मैडम ये क्या चीज़ होती है, तो वो बता रहे थे कि ऐसा कुछ नहीं होता बायोलॉजी में। मैंने किसी लैंग्वेज सिस्टम की तैयारी की थी, तब बता रहा हूँ मैं, तो वहाँ पे बताया था, और कि ऐसा कुछ नहीं होता, और फेमस कोचिंग है, उस कोचिंग का नाम नहीं लेना चाहूँगा। तो मैडम ने ये बताया था कि बेटा ऐसा कोई बायोलॉजी में ड्रामी नहीं है। और वही 29 जून की थी ना एग्जाम, 29 जून की एग्जाम में बायोलॉजी में वो क्वेश्चन बना था, ध्यान रखना, हाँ वो क्वेश्चन बना था। तो ये टेंशन मत लेना कि जो मैं बता रहा हूँ उससे बाहर जाने वाले हैं। तो नर जनन कोशिका होती है 2n है, 2n है। तो नर जनन कोशिका में फर्स्ट स्टेप क्या होती है, फर्स्ट स्टेप होती है, इसको बोलते हैं अपन गुणन की अवस्था। इसमें क्या होगी, गुणन होगा, और गुणन होगा तो क्या बनेगा, स्पर्मेटोगोनिया। क्या बनेगा, स्पर्मेटोगोनिया, स्पर्मेटोगोनिया। यहाँ से एक ही क्वेश्चन आता है कि स्पर्मेटोगोनिया है, अगुणित होता है कि द्विगुणित, क्या होता है, द्विगुणित होता है। स्पर्मेटोगोनिया के बाद में इसमें क्या होता है, स्पर्मेटोगोनिया बन गया, और फिर इसमें बनती है सेकंड स्टेप होती है, और सेकंड स्टेप में क्या होती है, वृद्धि की अवस्था या ग्रोथ अवस्था है। ये क्या होती है, इसमें वृद्धि या फिर क्या होती है, ग्रोथ। स्पर्मेटोगोनिया है, इससे बनती है क्या, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स। क्या बनती है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स बनती है। मैं आपको बता रहा हूँ शुक्र जनन की क्रिया स्पर्मियोजेनेसिस, जिसमें क्या होती है, नर कोशिका होती है, 2n होती है। इसमें पहले क्या होगा, फर्स्ट स्टेप है, इसमें गुणन होगा, गुणन होगा तो उससे बनेगी अपने पास में क्या, स्पर्मियोगोनिया। क्या बनेगी, स्पर्मेटोगोनिया। क्या बनेगी, स्पर्मेटोगोनिया बनेगी, जो कि 2n होगी। इसमें वृद्धि होगी, वृद्धि होने के बाद में प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स बनेगी। क्या बनेगी, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स बनेगी। मैंने आपको बताया था कि मियोसिस में ही गुणसूत्रों की जो संख्या होती है ना, वो चेंज होती है, किसमें, मियोसिस में ही। बाकी माइटोसिस होती है, एमाइटोसिस होती है, उनमें जो गुणसूत्रों की संख्या होती है, क्रोमोसोम की संख्या होती है, वो सेम रहती है। तो मियोसिस अभी हुआ ही नहीं, तो गुणसूत्रों की संख्या सेम रहेगी, तो ये भी कौन सी रहेगी, कोशिका द्विगुणित।
क्या रहेगी, द्विगुणित। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स, इसमें देखो फिर होगा परिपक्वन, परिपक्वन की स्थिति आएगी, परिपक्वन की अवस्था। परिपक्वन होने के बाद में इसमें क्या होगा, मियोसिस, क्या होगा, मियोसिस होगा। और मियोसिस में मैं बता रहा हूँ अगर एक सेल में होगा तो वहां से अगर 2n कोशिका है तो क्या बनेगी, n कोशिका बनेगी। क्या बनेगी, n कोशिका बनेगी। n कोशिका को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं सेकेंडरी, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स, क्या बोलते हैं, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स कोशिका है। ये दो कोशिका बनी, संख्या में कितनी है, दो कोशिका। मियोसिस हो गई जिसमें गुणसूत्रों की संख्या आधी हो गई। तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि प्राइमरी जो स्पर्मेटोसाइट्स हैं वो अगुणित होती है कि द्विगुणित, ये किसी स्टेटमेंट में भी आ सकता है या फिर डायरेक्ट भी आ सकता है। और सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स होती है वो अगुणित होती है कि द्विगुणित, यह आपको पता कर लेना है। जो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स होती है वो अगुणित होती है और जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स होती है वो द्विगुणित होती है। ये आपको इतना पता हो गया ना। अब मैं बता रहा हूँ कि ये जो है स्पर्मेटोसाइट्स हैं, ये बोल रहे हैं स्पर्मेटोगोनिया, तो इंग्लिश में वहाँ पे आते हैं क्योंकि इनको बोलते हैं द्वितीयक शुक्र कोशिका, प्राथमिक शुक्र कोशिका। तो ऐसे क्वेश्चन नहीं बनते हैं, डायरेक्ट आएगा प्राथमिक, प्राथमिक नहीं आएगा प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स। ये भी लिखा हुआ आ सकता है हिंदी वर्जन में भी। और अगर हिंदी में आ गया इंग्लिश में आएगा, अगर हिंदी में गलत लिखा हुआ आ गया तो इंग्लिश वाला मानते हैं और आपका जो पेपर है बाइलिंगुअल पेपर है। तो ऐसी टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। इतना आपको समझ में आ गया क्योंकि मैं इसको इरेज करने वाला हूँ अभी। अभी जो शुक्राणु है उनका स्पर्म का क्या है, निर्माण नहीं हुआ है, तो इसको इरेज करेंगे क्योंकि अपने पास में बोर्ड नहीं है। तो आप देखो फिर से बता देता हूँ, जो नर कोशिका होती है वो 2n होती है। कौन होती है, 2n। फिर इसमें फर्स्ट स्टेप है, फर्स्ट स्टेप क्या है कि इसमें क्या होगा, गुणन होगा। क्या होगा, गुणन होगा। गुणन होने के बाद में यह क्या बनाएगा, स्पर्मेटोगोनिया। यहाँ से एक ही क्वेश्चन बनने का चांस है। स्पर्मेटोगोनिया की स्थिति पूछ सकते हैं कि अगुणित होती है कि द्विगुणित, तो कौन सी होती है, द्विगुणित होती है। फिर इसमें क्या होगी, वृद्धि, इसमें क्या होगी, वृद्धि या फिर ग्रोथ। सेकेंड स्टेप है वृद्धि या ग्रोथ। वृद्धि और ग्रोथ से स्पर्मेटोगोनिया क्या बनाएगी, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स बनाएगी, यानी प्राथमिक शुक्र कोशिका बनाएगी जो कि 2n होगी। इसमें परिपक्वन होगा और परिपक्वन होने के बाद में मियोसिस होगा। मियोसिस को हिंदी में क्या बोलते हैं, अर्धसूत्री कोशिका विभाजन। क्या बोलते हैं, अर्धसूत्री, सेल डिवीजन या कोशिका विभाजन। अगर ये चीजें आपको याद नहीं है तो ये बिल्कुल समझ में नहीं आएगा, क्लास छोड़ सकते हो, क्लास छोड़ सकते हो। बिल्कुल आपने सही सुना कि क्लास छोड़ सकते हो। पहले आप पीछे वाला लेक्चर देखो क्योंकि मैं तारतम्य से पढ़ा रहा हूँ। अगर आपको सेल डिवीजन वाला चैप्टर समझ में नहीं आया तो ये नहीं आएगा। पहले उसको देखो, उसको समझो, फिर ही जो अपने पास में ये है ना ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ये देखना। प्राथमिक कोशिका में परिपक्वन होगा, मियोसिस होगा और मियोसिस से दो कोशिका बनेगी, क्या, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स, जो कि क्या होगी, अगुणित होगी। क्या होगी, अगुणित होगी। इतना आपको समझ में आ गया होगा। फिर आगे चलते हैं ना। ये क्या थी, दो कोशिका बननी थी लास्ट में, और वो कौन थी, कौन सी थी, वो थी सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स। क्या थी, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट यानी द्वितीयक शुक्र कोशिका। इसमें मियोसिस फर्स्ट हो चुका था, मियोसिस फर्स्ट बोल दिया, फिर मियोसिस। इनमें क्या होगा, फिर दो कोशिकाएं हैं तो इनमें क्या होगा, मियोसिस सेकेंड, मियोसिस सेकेंड। और आपको पता है मैंने बताया था मियोसिस सेकेंड के बारे में कि जो मियोसिस है ना वो सेकेंड क्या है, मियोसिस जो सेकेंड है ना वो क्या है, समसूत्री कोशिका विभाजन के समान है। और जो एनाफेज में है वो मैंने आपको बता दिया था, यहाँ पे बिल्कुल बताने की वो गुंजाइश नहीं है। मियोसिस सेकेंड क्या होता है, मियोसिस सेकेंड आपको पता होना चाहिए। मियोसिस सेकेंड समसूत्री कोशिका विभाजन के समान है, मतलब इसमें गुणसूत्रों की संख्या सेम रहेगी और 4 नई कोशिका बन जाएगी। दो कोशिका से कितनी बनेगी, 4 नई कोशिका बन जाएगी। 4 नई कोशिका बनी है, इनको क्या बोलते हैं, स्पर्मेटिड्स। स्पर्मेटिड्स क्या बोलते हैं, स्पर्मेटिड्स। जो कि ये चारों के चार है ना स्पर्मेटिड्स, ये भी क्या है, अगुणित है। क्या है, अगुणित है, स्पर्मेटिड्स। ठीक है। ये फिर अब वहां से इतने होंगे क्योंकि यहाँ पे एक आगे प्रक्रिया चलेगी अपने पास में, ओव्यूलेशन यानी अंड जनन। उसमें क्या होगा
कि ये जो अगुणित है ये स्पर्मेटिड्स, वहाँ पे अलग नाम होगा, मैं वो बता दूंगा, अभी टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो वो क्या हो जाएगी, आगे अपवांशित हो जाएगी। लेकिन अभी शुक्राणु नहीं बने ना, ये चारों अभी शुक्राणु नहीं बने, स्पर्म नहीं बने। 4 स्पर्मेटिड्स है, इनमें क्या होगा, स्पर्मियोजेनेसिस, स्पर्मियोजेनेसिस। देखो आप साथ के साथ वो बना रहे हो ना क्या नोट्स, तब तो आपके अच्छा है, फायदेमंद है, वरना आपको बिल्कुल समझ में नहीं आएगी, क्योंकि ये रफ होता जाएगा पीछे पीछे, और आपको साथ में अगर लिखा हुआ है तो समझ में आ जाएगा, क्योंकि ये जो मैं पूरा तो बना नहीं सकता डायग्राम। तो स्पर्मियोजेनेसिस की क्रिया क्या होगी, स्पर्मियोजेनेसिस में क्या होता है वो देखते हैं। क्या होता है स्पर्मियोजेनेसिस में, जो अगतिशील शुक्राणु है ना, क्या अगतिशील शुक्राणु, उनको क्या बनाने की क्रिया है, गतिशील, उनको क्या बनाते हैं, गतिशील। गतिशील बनाने की क्रिया क्या है, स्पर्मियोजेनेसिस। मतलब इसमें बात करें तो पूंछ लग जाती है, किसमें, पूंछ लग जाती है, किसमें, शुक्राणु में, और ये 4 नए शुक्राणु बन जाते हैं। स्पर्मियोजेनेसिस की क्रिया के द्वारा ये क्या बन जाते हैं, अपने पास में 4 शुक्राणु बन जाते हैं, जिन्हें अपन बोलते हैं स्पर्म, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, स्पर्म। ये क्या बन जाते हैं, शुक्राणु। इस प्रकार से शुक्राणु का निर्माण होता है, ठीक है, इस प्रकार से शुक्राणु का निर्माण होता है। क्या है, इस प्रकार से शुक्राणु का निर्माण होता है। तो इस शुक्राणु को क्या बोलते हैं, स्पर्मेटोजोन, स्पर्मेटोजोन क्या बोलते हैं, स्पर्मेटोजोन बोलते हैं किसको, शुक्राणु को। अपनी लैंग्वेज में स्पर्म भी बोल देते हैं। स्पर्म का निर्माण हो गया, कुछ इस प्रकार से स्पर्म का निर्माण हो रहा है, शुक्राणु का निर्माण हो रहा है। ये पूरा आपको चक्कर समझ में आ गया होगा, पहला कौन सा था, सेकंड कौन सा था, थर्ड कौन सा था। फिर थर्ड में क्या हो रहा था, परिपक्वन की अवस्था थी, मियोसिस, मियोसिस के बाद में 2 कोशिकाएं बनी, कौन सी, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स, यानी द्वितीयक शुक्र कोशिका। उसके बाद में क्या हुआ, मियोसिस सेकंड हुआ, मियोसिस सेकंड के बाद में स्पर्मेटिड्स बने, स्पर्मेटिड्स के बाद में स्पर्मियोजेनेसिस की क्रिया के द्वारा, स्पर्मियोजेनेसिस के द्वारा स्पर्मेटोजोन का निर्माण हुआ। कितने हैं, 4 है, जो कि सक्रिय है। क्या है, चारों के चारों सक्रिय हैं। और जो स्पर्मियोजेनेसिस की क्रिया होती है, इसको अपन क्या होता है इसमें, कि जो अगतिशील शुक्राणु है उसमें क्या है, गतिशीलता का गुण प्रदान करती है, कौन, स्पर्मियोजेनेसिस। मतलब इसमें पूंछ का निर्माण होता है, पूंछ बनाती है, और जो ये अगतिशील था ना, इसको गतिशील बनाने का कार्य कौन कर रही है, स्पर्मियोजेनेसिस की क्रिया कर रही है। आगे अपन पढ़ेंगे स्पर्मिएशन, क्या पढ़ेंगे, स्पर्मिएशन। इसके बारे में भी आगे पढ़ने वाले हैं थोड़ी देर में ना। अगर नोट लगा के बात लिखें, नोट लगा के बात लिखें, वो क्या है, स्पर्मियोजेनेसिस। स्पर्मियोजेनेसिस क्या है, स्पर्मियोजेनेसिस मैंने क्या बताया, स्पर्मेटिड्स, स्पर्मेटिड्स का मेटोजोन में चेंज या परिवर्तन, चेंज करने की प्रक्रिया क्या है, स्पर्मेटोजोन में चेंज करने की प्रक्रिया। इसके बारे में मैंने आपको बता दिया, किसमें, स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्मियोजेनेसिस सॉरी क्या होती है, स्पर्मियोजेनेसिस क्या होती है, जो कि स्पर्मेटिड्स है उनका स्पर्मेटोजोन में चेंज करने की जो प्रक्रिया है वो क्या कहलाती है, स्पर्मियोजेनेसिस। ये मैंने आपको समझा भी दिया है, बता भी दिया है और लिखा भी दिया है, ठीक है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं स्पर्मियोजेनेसिस की क्रिया से, स्पर्मियोजेनेसिस की क्रिया से क्वेश्चन बनते हैं। क्योंकि कोचिंग में जो मैं गया था, बता रहा था ना अभी, तो वहाँ पे यही आया था क्वेश्चन, स्पर्मियोजेनेसिस की क्रिया क्या होती है। सिंपल क्वेश्चन था कि जो स्पर्मेटिड्स हैं उनका क्या करना, स्पर्मेटोजोन में कन्वर्ट होता है, उस क्रिया को क्या बोल रहे हैं, स्पर्मियोजेनेसिस। ये क्वेश्चन आया था लैब असिस्टेंट की 29 जून को शायद एग्जाम थी, उसमें 28 वाली को नहीं आया था, 2 पाली में एग्जाम थी, 2 दिन थी एग्जाम, तो 29 तारीख थी, उसको आया था, डेट 29 थी उस टाइम है ना। अब ये तो पता है कि शुक्राणु को पोषण कौन देता है भाई, शुक्राणु बना तो लिया अपन ने, तो शुक्राणु को पोषण कौन देता है, आपने पढ़ा है क्या, मैंने बताया है, सर्टोली कोशिका,
कौन देता है? सर्टोली कोशिका। सर्टोली कोशिका क्या करती है? शुक्राणु को पोषण देती है। देती है कि नहीं देती? बिल्कुल देती है। तो इसमें होता क्या है कि अपने पास में ये क्या है, एक क्रिया और बता देता हूँ, जो स्पर्मिएशन की क्रिया बोल रहा था वो क्या है? तो ये वृषण है मान लो, तो वृषण में अपने पास में क्या पाई जा रही है? ये क्या है? गुहा है। किसकी? शुक्रजनन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स की। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स की क्या है? गुहा है। और वो भी कौन सी है? केंद्रीय गुहा है। और ये क्या है? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स यानी शुक्रजनन नलिका, ये इसकी गुहा है। और मैंने बताया था जो शुक्र जनन नलिका है उनके भीतर क्या पाई जा रही है? सर्टोली कोशिका। क्या पाई जा रही थी? सर्टोली कोशिका। तो ये क्या है? सर्टोली कोशिका। यानी किस प्रकार से ये होता है? पोषण की क्रिया बता रहा हूँ मैं। तो ये क्या है? सर्टोली कोशिका। इसको अपन बोल देते हैं सर्टोली कोशिका। सर्टोली सेल। इसमें जो शुक्राणु है वो क्या रहते हैं? इनके सिर में दसे हुए रहते हैं। कौन? शुक्राणु इनके सिर में दसे हुए रहते हैं। किनमें? जो सर्टोली कोशिका होती है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में, उनकी गुहा में कौन दसे हुए रहते हैं? शुक्राणु दसे हुए रहते हैं। और यहाँ से क्या करते हैं? पोषण लेते हैं। क्या लेते हैं? पोषण। तो मतलब ये सर्टोली कोशिका का क्या है? जो शुक्राणु है ये क्या है? स्पर्म या शुक्राणु। तो शुक्राणु किसमें? सर्टोली कोशिका के कोशिका द्रव्य में, साइटोप्लाज्म में। साइटोप्लाज्म में ये मैंने बता दिया है। साइटोप्लाज्म में क्या होता है? तो साइटोप्लाज्म में दसा हुआ रहता है कौन? कोशिका द्रव्य में कौन दसा हुआ रहता है? शुक्राणु। यहाँ से पोषण प्राप्त करता है। लेकिन ध्यान रखना, ये शुक्राणु यहाँ से निकल कर किसमें? केंद्रीय गुहा में प्रवेश करता है। किसकी केंद्रीय गुहा? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स यानी शुक्र जनन नलिकाओं की केंद्रीय गुहा में प्रवेश करता है। तो यह क्रिया क्या कहलाती है? स्पर्मिएशन। हिंदी में लिख देता हूँ, वो क्या है? स्पर्मिएशन। क्या है? स्पर्मिएशन। ये क्रिया क्या कहलाती है? स्पर्मिएशन। स्पर्मिएशन की क्रिया है क्या है? ये स्पर्मिएशन की क्रिया कि जो सर्टोली कोशिकाओं में पोषण के लिए सर्टोली कोशिका का जो साइटोप्लाज्म होता है, कोशिका द्रव्य होता है, उसमें जो शुक्राणु होता है उसका सिर दसा हुआ रहता है और पोषण प्रदान करता है। यह शुक्राणु सर्टोली कोशिका से निकलकर केंद्रीय गुहा में, किसकी? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स की केंद्रीय गुहा में प्रवेश करता है। तो इस क्रिया को क्या बोलते हैं? स्पर्मिएशन। क्या बोलते हैं? स्पर्मिएशन। एक बार वीडियो पीछे करके देख लेना, क्लास को पीछे करके देख लेना, मैंने क्या बोला है वो आप नोट कर लेना, क्योंकि लिखाना संभव नहीं है। क्योंकि ये मैं अगर लिखाऊंगा ना तो फिर टाइम हो जाएगा और जो अपना चैप्टर है वो कंप्लीट नहीं होगा फिर ऐसे। तो ठीक है, इरेज कर देता हूँ। अब अपन पढ़ेंगे क्या? शुक्राणु जनन का हार्मोन नियंत्रण। हार्मोनल बोल दो, हार्मोन नियंत्रण क्या होता है? आपको पता है कि मास्टर ग्रंथि कौन सी होती है? पीयूष ग्रंथि। लेकिन हेड मास्टर ग्रंथि कौन सी होती है? हाइपोथैलेमस कौन सी ग्रंथि होती है? क्योंकि क्या है? मास्टर ऑफ मास्टर ग्रंथि है। मास्टर ऑफ मास्टर ग्रंथि है कौन सी? क्योंकि ये पीयूष ग्रंथि पर भी क्या करती है? कार्य करती है। यहाँ से ये क्या करेगी? गोनेडोट्रोपिन हार्मोन का स्त्राव करेगी। गोनेडोट्रोपिन हार्मोन का क्या करेगी? स्त्रावण करेगी। गोनेडोट्रोपिन हार्मोन का क्या करेगी? स्थानांतरण करेगी या सिक्रेशन, स्त्रावण करेगी। तो आपने पढ़ा होगा कि पीयूष ग्रंथि है, 12th में पढ़ा होगा। पीयूष ग्रंथि के 2 पार्ट होते हैं। तो ये जो जीएन है, गोनेडोट्रोपिन हार्मोन है, वो अग्र पीयूष ग्रंथि पर वर्क करेगा और अग्र पीयूष ग्रंथि से 2 हार्मोन का सिक्रेशन करेगा। वो क्या करेगा? एलएच हार्मोन एक तो, और एक होता है एफएसएच हार्मोन। एलएच हार्मोन का नाम क्या होता है? ल्यूटेलाइजिंग हार्मोन। और एफएसएच का होता है फोलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। अब एलएच हार्मोन क्या कार्य करेगा? वो किन पे कार्य करेगा? ये कार्य करेगा लैडिक कोशिका पे, लैडिक सेल पे, कौन? एलएच।
और जो FSH है वो FSH किस पे कार्य करेगा, टोली सेल पे कार्य करेगा। कौन, FSH। लेडी कोशिका से क्या करेगा, आपको पता है कि प्रमुख नर हार्मोन है वो कौन सा है, नर हार्मोन है टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन टेस्टोस्टेरोन प्रमुख नर लैंगिक हार्मोन कौन है, टेस्टोस्टेरोन। ये टेस्टोस्टेरोन का स्त्रावन करेगा। लेडी कोशिका से अपने पास में कौन सा हार्मोन स्त्रावन करवाएगा, वो करवाएगा टेस्टोस्टेरोन, जो कि प्रमुख नर लैंगिक हार्मोन है। टेस्टोस्टेरोन का स्त्रावन होगा तो ये क्या करेगा, शुक्र जनन की क्रिया को क्या करेगा, नियमन करेगा। शुक्र जनन की क्रिया की क्या करेगा, नियमन करेगा कि नहीं करेगा। कौन, LH। हुआ कि नहीं हुआ, क्योंकि ये लेडी कोशिका पे कार्य करेगा, लेडी कोशिका कार्य करेगा और वहाँ से टेस्टोस्टेरोन का स्त्रावन बढ़ाएगा और वहाँ से, क्योंकि इसका कम भी कर सकता है बढ़ा भी सकता है, इसके कारण शुक्र जनन को, जो शुक्र जनन है इस क्रिया का नियंत्रण किया जा सकता है किससे, LH से। अब FSH कैसे करता है, सर्टोली कोशिका। देखो इसमें क्या होगा, अगर FSH में वृद्धि होती है ना, इसमें क्या होती है, वृद्धि होती है, तो वृद्धि होगी तो सर्टोली कोशिका से ABP, एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन का क्या होगा, सिक्रेशन होगा। एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन का क्या होगा, स्त्रावन होगा या सिक्रेशन होगा। ये क्या है, वृद्धि कारक के रूप में कार्य करेगा। कौन, FSH। जैसे इसमें वृद्धि होगी ABP में, एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन में, तो इस सर्टोली कोशिका से क्या होगा, फिर इनहिबिन प्रोटीन का स्त्रावन होगा, इनहिबिन। और इनहिबिन का क्या होगा, अगर जैसे स्त्रावन होगा किसका, इनहिबिन का, और ये इनहिबिन कार्य करेगा किस पे, FSH पे, और FSH का क्या करेगा, संदमन करेगा, इसको बैठाएगा। तो आप देख रहे हो, क्योंकि इसमें वृद्धि होगी तो ABP का क्या होगा, स्तर बढ़ेगा तो इनहिबिन क्या करेगा, इसको कंट्रोल करेगा, FSH का। ठीक है, और इस प्रकार से क्या हो जाएगी, शुक्र जनन की जो क्रिया है वो क्या होगी, नियमन। शुक्र जनन की क्रिया में क्या होगा, नियमन। कौन देगा अपना योगदान नियमन में, FSH भी देगा, LH भी देगा। फिर से मैं आपको बता रहा हूँ क्या, शुक्राणु जनन में हार्मोन का नियंत्रण कैसे होता है, तो वो बताएं तो हाइपोथैलेमस को अपन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मास्टर ग्रंथि, हेड मास्टर ग्रंथि बोलते हैं, क्योंकि ये पीयूष ग्रंथि पर भी नियंत्रण करती है। पीयूष ग्रंथि अपने शरीर पर कंट्रोल करती है, लेकिन उस ग्रंथि पर भी कंट्रोल करने वाली कौन है, हाइपोथैलेमस। तो हाइपोथैलेमस से क्या होगा, गोनेडोट्रोपिन हार्मोन का सिक्रेशन होगा, जो कि अग्र पीयूष पर कार्य करेगा। अग्र पीयूष से दो हार्मोन स्रावित होंगे, LH और FSH। LH की बात करें तो ल्यूटिलाइजिंग हार्मोन बोलते हैं, FSH को बोलते हैं फोलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। LH है लेडी कोशिका पे कार्य करेगा और ये सर्टोली कोशिका पे कार्य करेगा। कौन, FSH। LH लेडी कोशिका पे कार्य करेगा, टेस्टोस्टेरोन का स्रावन करेगा, जो कि शुक्र जनन का क्या करेगा, नियमन करेगा। टेस्टोस्टेरोन प्रमुख नर लैंगिक हार्मोन है। FSH की बात करें, ये सर्टोली कोशिका पे कार्य करेगा। सर्टोली कोशिका में जैसे इसकी वृद्धि होगी तो ABP यानी एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन का क्या होगा, सिक्रेशन होगा। इसका सिक्रेशन हुआ तो यहाँ से सर्टोली कोशिका से इनहिबिन प्रोटीन निकलेगी, और इनहिबिन प्रोटीन है वो किसका संदमन करेगी, FSH का। FSH का संदमन करेगी तो फिर ये क्रिया रुक जाएगी और ये क्या होगा, शुक्र जनन क्रिया में क्या इसका योगदान हो जाएगा। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया होगा। अगर क्लास आपको अच्छी लगी है तो क्लास को क्या करना है, लाइक शेयर सब्सक्राइब। बाकी कई बंदों के कमेंट आ रहे थे, कई स्टूडेंट्स के कमेंट आ रहे थे कि सर आप क्लास में फन किया करो या मजाक किया करो, तो मजाक की तो बात बनती नहीं है। क्यों नहीं बनती, क्योंकि वैसे मैं सीरियस हूँ और फिर अपना सब्जेक्ट ही इतना बोरिंग है कि नहीं, इतना बोरिंग है। और फिर अपना जो, अगर मैं मजाक करने लगा ना, मेन मुद्दे की बात यह है, अगर मैं मजाक करने लगा ना तो फिर अपनी सब्जेक्ट में मजाक ही होगी कि नहीं होगी, क्योंकि 90 क्वेश्चन आते हैं, आपको मैं बता दूँ। अगर 180 क्वेश्चन आ रहे हैं ना तो 90 क्वेश्चन अपने बायोलॉजी के आते हैं। वेटेज आधा है, 50% है। अगर मजाक करने लगा तो यहाँ भी मजाक हो जाएगी। तो आप मजाक ना समझिए इसको और ध्यान से पढ़ें। फिर भी हालांकि मैं बता ही देता हूँ, थोड़ा बहुत तो मजाक कर भी लेता हूँ क्लास में। और क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।